चलिए, हेलो बच्चों, हाय। आप लोगों का आज क्लास में स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। ठीक है। जैसा कि मैं या आप लोग जानते हो कि जो आपका एग्जाम है, जो 10th का जो एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। उसमें कुछ चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब एक एक चैप्टर जो होता है 10-10, 15-15 नंबर तक के वेटेज के साथ आता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आज मैं जो नया चैप्टर आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो वो जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अर्थात ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है। ये हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आप लोग अगर गौर करोगे तो इससे एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है। इसके अलावे 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करीब 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। इसके अलावे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो करीब ये आ जा रहा है 5, 2 दुनिया अगर 2 भी मान के चले तो 4 और इससे 3, करीब ये 10 नंबर के करीब ये आपका हर साल आता है। ठीक है। तो सारे लोग ध्यान देंगे कि ये जो आपका जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके मेनली हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मेनली जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर के ये चैप्टर है क्या, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और कितने तरीकों से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। वैसे तो इसके बारे में आपने कुछ चीजें 9th में पढ़ ली थी। ठीक है। फिर भी हम उनके कुछ झलकों को यहाँ भी देखेंगे ताकि हमें 10th का स्टडी करने में आसान हो। 10th में जो चैप्टर है उसके प्रश्न है उसको हल करना आसान हो जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो सबसे पहली चीज है कि सर यहाँ पे चर क्या होता है, ठीक है, और समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है। तो रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसके चरों के घात अधिकतम 1 होते हैं, अधिकतम 1 होते हैं। दूसरी बात, चर चर क्या होते हैं, आपके अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, उन सबको आप चर ले सकते हो। ठीक है। फिर भी स्टैंडर्ड रूप से आपके बुक में, ठीक है, A to Z तक के जो भी होते हैं उन सबको चर माना जा सकता है। लेकिन केवल यही चर नहीं हो सकते। ठीक है। जितने भी आप संकेत का इस्तेमाल करते हो जैसे अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ये सारे के सारे चर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मतलब वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है। और भी हैं जितने भी वर्ण क ख ग घ, ये सब भी चर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, x और y को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चर लिया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप जो पढ़े हुए हो पिछले क्लासेस में, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण जो कि आप लोग पढ़े हुए। ठीक है। अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब जिसमें एक चर हो, जिसके क्या हो, केवल और केवल एक चर हो। जस्ट लाइक ये लिखा कैसे जाएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये इस रूप में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है। इसके अलावे अगर मैं इसके हल की बात करूं तो आप कैसे निकालोगे, तो आप लोग देखते हो ax इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस b
और x इक्वल टू आपका आ जाता है, ये गुना में होता है तो इस तरफ जाता है तो माइनस b बटा a। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है कि समीकरण में ये साइन इस तरफ से उस तरफ जाके कैसे बदलता है, आप समझ लें कि अगर इस तरफ प्लस है तो बराबर के उस तरफ जाने पर माइनस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो उस तरफ पॉजिटिव हो जाता है, डिवाइड है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई है तो बराबर के उस तरफ जाने पर ये डिवाइड में बदल जाता है। ठीक है, ये आप पता रखेंगे क्योंकि हमने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा है, ठीक है, जो केवल सीधा के सीधा 10th में ही नजर आते हैं, मतलब ना कभी उसने 7th पढ़ा, ना 8th पढ़ा, ना 9th पढ़ा, और सीधा 10th में चले हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें अब 10th का एग्जाम देना है, अब हम बड़े हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस मामले में उनकी बेसिक खराब हो जाती है और वो इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, क्योंकि अब यही नहीं समझ में आएगा तो ये आपको खाक समझ में आएगा, ये तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, दिमाग से एकदम उड़ जाएगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके केवल और केवल एक हल होते हैं। ठीक है, केवल, ठीक है, इस तरह के समीकरण को जब आप हल करेंगे तो केवल एक हल प्राप्त होंगे। अर्थात अब चाहे इसमें चर x हो, y हो, z हो, a b c d कुछ भी हो, ठीक है, यहां पर a और जो b है ना, a और b, ठीक है, कांस्टेंट है, अर्थात संख्या है। a और b क्या है? संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जो a और b आप लोग देख रहे हो ये संख्या के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि x यहाँ पे चर है। x क्या है? चर। ठीक है, इसी तरह से अगर एक चर की बजाय दो चर हो जाए, एक चर की बजाय दो चर हो जाए तो कैसा दिखेगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जब आप लोग देखोगे तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब सामान्यतः वो इसी रूप में लिखा जाता है, उसका जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें a b और c संख्या होती है, जबकि x और y, ठीक है, x और y जो होती हैं चर होती हैं। आप जस्ट लाइक इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जस्ट लाइक 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके के जो भी इक्वेशंस होते हैं, 7x माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके आप देख रहे हो m n x y x t, इस तरह की जो भी चीजें हैं इसमें आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो इक्वेशन कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा, अर्थात दो चर वाले समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, अब जब इसको आप हल करोगे, इसके आप हल ज्ञात करोगे तो कितने हल आएंगे, आखिर के इसके जो होंगे कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, चलिए समझते हैं। ठीक है, जो ये जो चर है, ठीक है, मैं यहां से यहां लिखने जा रहा हूं, इसके जो हलों की जो संख्या होगी अनंत होगी। ठीक है, इसके हल कितने होंगे? अनंत होंगे, अर्थात अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, अब ये जो अनेक हल होंगे इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि x और y के जो है ना, x और y के, ठीक है, अनेक हल होंगे, अर्थात x के भी बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं, y के भी बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं। तो सर कैसे निकाले जाएंगे? तो अभी हम वो भी बताएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पर एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि सरल रेखा किस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सब लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसके क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है,
इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो हमारे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा इसे भी मिटा दो क्योंकि थोड़ा जगह रहेगी तो हम ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक मैं ले रहा हूं 5x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिया और मैंने लिखा हल ज्ञात करें, ज्ञात करें अर्थात, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ये जो दिया गया इक्वेशन है इसको कैसे फाइंड करेंगे तो ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, पहले तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, -5 इसको दे। अब पहले x बराबर या y बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, x बराबर या y बराबर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो 5x इज इक्वल टू, आप चाहे तो इन दोनों को बराबर की उस तरफ ले जा सकते हैं, -3y प्लस 5। ठीक है सर, मेरा मन है y को ले जाने का। ठीक है सर, आपकी जैसी इच्छा, आप चाहे तो y को भी ले सकते हैं। तो y को ले सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, उसको आप वैसे भी बना सकते हैं। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, आप जैसा सीखना चाहे वैसा सीख सकते हैं। मैं y को छोड़ दे रहा हूं और इन दोनों को उस तरफ ले जा रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को बराबर के उस तरफ ले जा रहा हूं, तो 3y इज इक्वल टू आ जाएगा -5x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3y प्लस 5/5। आप चाहे तो y बराबर भी निकाल सकते हैं, -5x प्लस 5/3। ठीक है, तो आप इस तरह से दोनों में से जो चाहे वो आप निकाल सकते हैं। चाहे x बराबर पहले आप निकाल लीजिए या y बराबर निकाल लीजिए, लेकिन किसी एक को ही निकालिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार दोनों में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप सॉल्व करोगे। और हाँ, इस चीज का आंसर आपके बुक से हो सकता है मैच करे और ना भी करे। क्यों, क्योंकि इसके अनेक हल हैं। अनेक हल में आपके बुक में तो 2-4 ही हल दिए होंगे, तो कोई जरूरी है कि वो सारे सॉल्यूशंस मैच ही कर रहे हो? जी नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि वो सारी चीजें आपके लिए मैच कर रही हैं। ठीक है, अतः आप लोग सारे ध्यान देंगे कि आंसर आए जो भी है वो सारे सही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ठीक है, आप अपने मन से, ठीक है, यहाँ पे y है तो आप y को पुट करेंगे, और अगर यहाँ पे x लिए हो तो आप x को पुट करेंगे। आप y इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी, आपकी मर्जी है। मन करे तो 0 ले लेंगे, मन करे तो 1 ले लेंगे, -1, -1/2, -3/2, -4 वगैरह जो चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप जितना रियल नंबर लेंगे, जितना इंटीजर लेंगे, वही आपको फायदेमंद होगा। क्यों, क्योंकि इन्हें सॉल्व करना आसान है, इन्हें सॉल्व करना एकदम आसान है। नहीं तो आप जितना फ्रैक्शन ले लोगे ना, वो उतना आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सॉल्यूशन करने में समस्या आती है। ठीक है, जिन्होंने कभी सॉल्यूशन किया ही नहीं है ना, उस हिसाब से नहीं पढ़े। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा बेटर हो कि रियल नंबर ही लें। ठीक है, रियल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -5। ठीक है, आप इंटीजर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहली बार y इक्वल टू 0 ले रहा हूं। तो आप देखोगे कि x इक्वल टू जहां y है वहां पे उसका वैल्यू रख लेते हैं। देखो y की जगह मैंने 0 पुट किया है, प्लस 5/5। तो आप देखोगे -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5/5। जो कि आप देख रहे हो 5 में 0 जोड़ेंगे 5/5। मतलब हमने अगर y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1 आया। ये आपका पहला सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आप इसी तरीके से y इक्वल टू चाहे तो 1 ले सकते हैं। y इक्वल टू 1 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो चलिए पुट करते हैं। क्या दिया हुआ इक्वेशन, -3y प्लस 5/5 -3 y इक्वल टू हमने 1 लेट किया है, प्लस 5/5। या देखिएगा, ये मैं अपने मन से ले रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो, फ्रैक्शन ले सकते हो, लेकिन ज्यादा उचित है कि आप कोई इंटीजर ही लो, नेचुरल नंबर ही लो, क्योंकि सॉल्व करना आसान होता है। -3 इंटू -1 1
-3 प्लस 5/5। तो अब घटा के देखोगे तो आपका आ जाएगा 2/5। ये भी एक सॉल्यूशन है। मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2/5 और y इक्वल टू 1। ये एक अलग ही दूसरा सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ पे चाहे तो y इक्वल टू -1 भी ले सकते थे। x इक्वल टू -3y प्लस 5/5। ठीक है, -3y की जगह -1 रखेंगे प्लस 5/5। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 इंटू 1 3 हो जाता है, +3 प्लस 5/5। तो अगर आप इसे ऐड करें तो 3 या प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8/5। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका x इक्वल टू 8/5 एंड y इक्वल टू -1 आया। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो आप इस तरीके से अपने मन से जो भी लेते जाएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन ही होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे हल ही होंगे। ठीक, ये तो मैंने रियल नंबर रख के दिखाया, नेचुरल नंबर रख के दिखाया, इंटीजर रख के दिखाया, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्याओं को रख के दिखाया। ठीक है, मैं इधर कोशिश करता हूँ आपको फ्रैक्शन रख के भी दिखा दूं, नहीं तो फिर आप कहोगे कि हो सकता है कि सर जी झूठ बोल रहे हो कि ये चीज नहीं हो सकता या सॉल्व करने में समस्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मन करे तो आप 0 ले लें। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो x जहां जहां है वहां वहां हम 0 रख लेंगे। 0 प्लस 5/3 -5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5/3। ठीक है, तो कितना आ गया, 5/3। ठीक है, आप चाहें मतलब x इज इक्वल टू 0 लेने पर y का वैल्यू कितना आ गया, 5/3। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो x इज इक्वल टू 1/5 भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू दिया हुआ था -5x प्लस 5/3। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -5 x का वैल्यू हमने कितना लिया है, 1/5 प्लस 5। अब देखो ये से कट गया, बटा 3 था, कितना आ गया, 5/3। मतलब हमने x इक्वल टू 1/5 लिया तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5/3। ये एक और सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी एक और सॉल्यूशन गलत आ गया, सॉरी गलत आ गया, यहाँ पे 1 हो गया ना, -5 इंटू 1 -1 प्लस 5/3। तो घटाएंगे तो ये बचेगा आपका, 5 में से 1 गया, 4/3। तो y इक्वल टू आपका आ गया 4/3। ठीक है, तो आप इसी तरीके से चाहे तो अलग अलग वैल्यू को रख करके आप अलग अलग बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक ही इक्वेशन के कई सारे हल निकल सकते हैं और ये सारे के सारे आंसर सेटिस्फाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने इस समीकरण के 5 हल निकाले। ठीक है, जो 9th के बच्चे हैं वो भी इसे समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कि ये कैसा काम करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ग्राफीय मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि ग्राफ खींचा कैसे जाता है। क्यों, क्योंकि जब आप 10th में पढ़ते हो तो 10th में एक मेथड आता है सॉल्व करने के लिए, ग्राफीय मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड आता है। ठीक है, तो उस जगह पर ग्राफ बनाने की आपको आवश्यकता होगी, जो कि आपको यही इक्वेशंस आपको बेस की तरह काम करेगा वहां पे। क्योंकि अगर यही नहीं, आप इसी का ग्राफ नहीं खींच सकते तो आप वहां पे ग्राफ तो खींचना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो आप इसे बहुत ध्यान से समझे, आराम से समझे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, एकदम अगर आपको नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए आसान होगा। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसकी वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरूर, चूंकि आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू बने हुए हैं। ठीक है, और सॉरी क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ समय नहीं रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, उन कामों के बीच में समय निकालना होता है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अब ये रेगुलर चलता रहे। ठीक है, और जो भी नए लोग हमसे जुड़ना चाहें, हमारे YouTube चैनल तो है ही, आप जिस पे हमें देख पा रहे हैं, या हमारे लिंक कहीं मिल जाए कोई स्टूडेंट्स के पास तो आप उनसे आप
हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मिलता रहे और आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग नोट भी कर लिए होंगे इन बातों के बीच। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है, इसको ग्राफीय मेथड से कैसे हल करते हैं। तो चलिए ग्राफीय विधि देखते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड तो है इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आप फिर से वही प्रोसेस अपनाओगे जो अभी पीछे हम लोगों ने किया था, 5x + 3y - 5 = 0। आप x = या y = आप ले सकते हैं, जो आवश्यकता हो आप सारे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसके इक्वल टू ले लें, चलिए 5x के इक्वल टू ही ले लेते हैं। ये दोनों बराबर के उस तरफ जाएंगे तो -3y + 5 हो जाएंगे, और x चूंकि ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। x = -3y + 5/5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ग्राफ खींचने के लिए आप चाहे तो फ्रैक्शनल भी ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, बट क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ के पेपर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनमें डेसिमल और फ्रैक्शन को पुट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः आप कोशिश करें कि नेचुरल नंबर ही लें, जिससे कि आपका आंसर नेचुरल नंबर ही आए। ठीक है, मतलब अगर आपके x y z का आप ऐसा मान निकाले जो कि एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, 1 2 3 4 -1 -3 -5 इस तरह की संख्याएं हो, जिससे कि आपका ग्राफ पे पुट करना आसान हो जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है जो भी आंसर आएगा वो सारे तो आएंगे ही, लेकिन ग्राफ पे आप पुट करने में मुश्किल होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे नंबर को लेना जो कि एग्जैक्ट आंसर दे, एग्जैक्ट एक संख्या दे। तो यहाँ पर हम लेके देखते हैं, 0 लेते हैं तो देखो -3 × 0 0 हो जाएगा और 5/5 हो जाएगा, जो कि कट के 1 दे रहा है, एक पॉइंट हमें मिल गया। y = 0 ले रहे हैं तो x = हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 × 0 + 5/5। -3 के 0 से गुना करेंगे तो 0 + 5/5। आप देखोगे कि 5/5 हमें 1 दे दिया। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास 1 आया, कब आया, जब y बराबर हमने 0 रखा। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से इसके अंदर पुट कर सकते हो, एक बॉक्स के अंदर, जो कि आप लोग हमेशा देखे होंगे। ठीक है, y = हमने 0 लिया तो x = 1 आया। अभी आया कैसे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी भी इसमें डाउट, इसलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके सॉल्व करके आप यहाँ पे लिख सकते थे। दूसरा में हम लोग y बराबर कितना लेंगे, तो आप देखिए अगर 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो -6 में से 5 गया, -1/5 जो कि फ्रैक्शन आ रहा है, नहीं चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। 3 लेके देखते हैं, -3 × 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो -9 में 5 जोड़ेंगे तो -4/5 फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा नंबर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रख के देखें, y = कितना रख के देखें, 5। जब 5 रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि x = -3y + 5/5 है। रखते हैं -3 × 5/5 + 5/5, 5 दिया -15 + 5/5, तो आप देखोगे -10/5, 5 दूनी 10, -2। इसका मतलब है कि आपने देखा क्या कि सर x बराबर -2 आया जब हमने y बराबर कितना रखा, 5 रखा, y बराबर कितना रखा, 5, तो x बराबर -2 आ गया। ठीक है, किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की तो जरूरत पड़ती ही है, 2 हल तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, 2 हल तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, ये एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट नहीं निकालोगे तो लाइन मिलाओगे कैसे। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप चाहे जितना चाहे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी और बोलो सर कैसे, चलिए हम एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप इसकी जगह पे आप क्या करो, -5 ले लो,
ज़्यादा आसानी कट जाएगा। y इक्वल टू -5 जब लेके देखते हैं तो -3 y प्लस 5/5 दिया हुआ है, -3 y की जगह कितना हो जाएगा -5 प्लस 5/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 प्लस 5/5 इज इक्वल टू 20/5, पंचों को 20, 4। तो आप देख रहे हो कि x बराबर हमें 4 मिला, कब? जब y इक्वल टू हमने -5 रखा। क्या रखे? y बराबर -5 रखे तो x बराबर हमें कितना मिला? 4 मिला। ठीक है, उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए हो कि ये चीजें कैसे यहाँ पे पुट हो रही हैं, ये सॉल्यूशन करके ही आ रही हैं, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आप चाहो तो दिमाग के अंदर भी सॉल्व करके, मतलब कि आप सेल्फ कैलकुलेशन करके इंटरनल आप सीधा यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि सर ये तो आ गए, अब ग्राफ बनाएंगे कैसे? ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस सॉल्यूशन को आप लोग नोट करके रखेंगे, जरूरी है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में कुछ और बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीजें, जिन लोगों को ये नहीं पता कि ग्राफ पर खींचा कैसे जाता है, ग्राफ होता क्या है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं। जब भी कोई ग्राफ खींचा जाता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए 2 अक्ष होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, जिसको एक्सिस बोलते हैं, और ये वाई अक्ष होता है, जिसमें नीचे की तरफ सारे माइनस होते हैं, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक उसी तरह से इस तरफ पॉजिटिव होते हैं सब, ठीक है, और इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं। ये चीजें आप याद रखें। अब इसको ये चतुर्थांश कहा जाता है, क्योंकि ये 4 भागों में बट गया, अतः इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये सबको चतुर्थांश कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी बातें मैं बता देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ताकि आप, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते, फिर भी इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, निर्देशांक ज्यामिति करके, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बताया गया है सारी चीजें, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। फिर भी मैं शॉर्टली ये रिविजन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले जो क्वाड्रेंट में है एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव वहाँ पे होता है, माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कोई निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है, अर्थात कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है, उसमें पहले x को लिखा जाता है, बाद में y को लिखा जाता है। ठीक है, पहले x को लिखा जाता है, बाद में y को लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपको पॉइंट बनेंगे, जो बिंदु बनेगी, ठीक है, ये बिंदु क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट होगा x पर 1 y 0, दूसरा पॉइंट होगा -25, क्योंकि पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा 4 -5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। आप इसमें से किसी भी 2 पॉइंट्स का यूज कर, ठीक है, आप ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने 2 हम अक्ष बना लिए, एक्स वाई। अब यहाँ पर हम पहले इस तरफ पॉजिटिव खींच लेते हैं, कोशिश करेंगे बराबर बराबर ले। ठीक है, आपकी कॉपी में वैसे बराबर होगी, मेरे पास हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा स्केल से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ऊपर में बिल्कुल उसी तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इधर बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 और -6 नीचे बना लेते हैं। -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये हम लोग बना लिए। अब इस पर हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट क्या है? 1 0। क्या है? 1 0 मतलब x पर 1 y पे 0, x पर 1 और y पर 0। इसका मतलब ये यहीं पे बनेगा। चलिए ठीक है, इसके बिंदु को लिख देते हैं, x पर 1 y पे 0। हमेशा पॉइंट्स के साथ लिखा जाता है। दूसरा -2 और 5 है, मतलब x पर -2 y पर 5। तो देखो x पर -2 है ना, x पर -2, ठीक है, और y पे 5। y पर 5 कहाँ दिख रहा है? ऊपर या नीचे? तो पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो हम इसके सामने ठीक जाएंगे। ठीक है, इसके सामने एकदम ठीक जाएंगे, और ये जहाँ पे आ रहा है ठीक है, इसके सामने, और ये मिल जाएंगे। वैसे आपकी कॉपी में ये चीजें सामने के तौर पर एकदम साफ तौर पर दिख जाएंगी, जो लाइन मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x पर -2 y पर 5। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, x पर 4 y पे -5। आप चाहे तो यहीं पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। देखिए आप जब ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यही एक सरल रेखा है। ये जो आपका आ गया ना ग्राफ हुआ, यही आपका ग्राफीय सॉल्यूशन हुआ। किसका सॉल्यूशन हुआ? ये जो दी गई जो समीकरण है ना, कौन सी समीकरण? 5x + 3y - 5 = 0 की जो समीकरण है, इसका हल हुआ इस समीकरण का। तो सर आपने फोर्थ क्यों नहीं बनाया? तो देखिए फोर्थ कहाँ आ रहा है, देखिए x पर 4 y पर -5। देखिए x पर 4, आप इसके सामने जब आइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, और x पर -5, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी आ जा रहा है। ठीक है, x पर 4 y पे -5। आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं a b c। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी सॉल्यूशन ज्ञात करें इस समीकरण का, जो भी हल ज्ञात करें। पीछे हमने जो 5 हल जो ज्ञात किए थे ना इस समीकरण का, जो पीछे हमने 5 हल ज्ञात किया था, वो भी इसी ग्राफ पे आएगा कहीं ना कहीं, वह भी इसी ग्राफ पे आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन चूंकि वो फ्रैक्शनल था, ठीक है, इसी वजह से उसको पुट करना आसान नहीं होता। जैसे इतना आसानी से हमने इसको कैसे रख लिया, लेकिन अगर 1/2 रहता तो अब इसमें रखने में दिक्कत होता, 3/7 रहता रखने में दिक्कत होता, है ना। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल नंबर आए या फिर इंटीजर आए, जो कि आसान होता है पुट करना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए बहुत बढ़िया से कि ये जो समीकरण है इसके आपके अनेक हल निकाले जा सकते हैं, और उन अनेकों हलों का ग्राफ केवल एक और एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है मात्र। ठीक है, एकदम सीधी लाइन निकलती है, और इसी लाइन पर इस इक्वेशन के जितने भी हल होंगे वो सारे के सारे इसी लाइन पे होंगे। ठीक है, बट एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, ग्राफ को, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है, मतलब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम अर्थात मिनिमम, कम से कम, आपको जो भी समझ में आ जाए, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखें क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाली है। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को पहले देख लूं, ये शायद वीडियो अब लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो को आज मैं इस क्लास को यहीं पे रख रहा हूं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, ये सारे बेस हैं जो कि आपको 10th पढ़ने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वहां पे जब ग्राफीय मेथड पढ़ोगे तो वो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप कभी भी वहां पे उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है, वहां पे डबल मिलने वाले, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में पढ़ने वाले हैं, मतलब पेयर पढ़ने वाले। ऐसे ऐसे 2 समीकरण मिलेंगे, फिर कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ये उसका बेस है।
ठीक है, तो सॉल्व जरूर कर लेना, रिवीजन तो जरूर करना। इस तरह की कि आप खुद से भी समीकरण ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास 9th का बुक है तो 9th के बुक में चैप्टर नंबर 7 या शायद 6 या 7 देख लीजिएगा, वहां पे भी ये हेडिंग दिया रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आप वहां पे देख लीजिए, आप उससे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियोस में मैं ये बताऊंगा 10th के बेसिस पे कि आखिर के 2 इक्वेशन रहेगा उसके कितने हल होंगे, उसके ग्राफ किस तरह से खींचे जा सकते हैं, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। ये तो आपके जो बेसिक थी वो मैंने आज क्लियर किया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे मैंने वो आपको क्लियर किया कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, ये दरअसल निर्देशांक का पार्ट है, तो ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, वीडियो होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में सबसे पहले आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन अगर कर लिए हो तो वहां पे जाइएगा, उसमें चैनल मिलेगा। चैनल पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो बहुत सारे नीचे आपको वीडियोस की लिस्ट मिलेंगी। ठीक है, कंटेंट में, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब हर एक चीज कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर करके चलेंगे। जहां पर भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको समझा पाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इतनी देर मेरे क्लास में बने रहें, धन्यवाद। और जो भी हो जरूरतमंद बच्चे जिनकी आवश्यकता हो कि सर बेसिक के साथ हमें समझाया जाए, तो वो सारे को आप जोड़ने का इस पे प्रयास करें, वो जुड़े और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर आप ही के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और अगले क्लास में फिर मिलेंगे।